हेलो एंड वेलकम टू मेड इजी करंट अफेयर्स वीकली, जहां हम कवर करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के सारे ही वीक के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। द फर्स्ट करंट अफेयर दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज सेंसस ऑफ इंडिया 2027। तो देखिए 2027 में सेंसस होने जा रहा है इंडिया का। अब सेंसस क्या है, पर चलिए समझ लेते हैं। द सेंसस इज द ऑफिशियल एंड सिस्टमैटिक काउंटिंग ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन अलॉन्ग विद सोशियो इकोनॉमिक डिटेल्स। मतलब ये जो सेंसस होता है ये काउंटिंग होती है इंडिया की पॉपुलेशन की, ऑफिशियल काउंटिंग, और सोशियो इकोनॉमिक डिटेल्स के साथ, मतलब कास्ट के बारे में भी, कास्ट सेंसस भी होगा इसके साथ साथ। ठीक है, इट इज कंडक्टेड अंडर द सेंसस एक्ट 1948 एंड इज अ यूनियन सब्जेक्ट। ये यूनियन के अंदर आने वाला सब्जेक्ट है। और ये किस एक्ट के अंदर कंडक्ट किया जाता है? सेंसस एक्ट 1948। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा इसे। अब सेंसस 2027 विल बी इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस। अब ये सेंसस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेंसस 2027, सेंसस 2027 इंडिया का पहला फुली डिजिटल सेंसस होने जा रहा है। जी हाँ, एंड कास्ट इन्यूमरेशन विल बी इंक्लूडेड इन सेंसस 2027। तो कास्ट इन्यूमरेशन भी सेंसस 2027 में इंक्लूड करे जाएंगे। ठीक है, द अप्रूव कॉस्ट ऑफ द सेंसस इज 11,718.24 करोड़। ये इसका अप्रूव्ड कॉस्ट है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। द सेंसस इज कंडक्टेड इन 2 phases, हाउस लिस्टिंग एंड पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। तो सेंसस के जो 2 phases हैं वो हैं, पहला फेज होगा इसका हाउस लिस्टिंग, दूसरा फेज होगा इसका पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। अब चलिए इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको बता देती हूं मैं। जो कीवर्ड्स आपको बिल्कुल भूलने नहीं है और इसके बारे में थोड़ा और पढ़ना है, वो है सेंसस एक्ट 1948, कैसे साइन हुआ था, क्या क्या था, कैसे पास हुआ था। ठीक है, डिजिटल सेंसस के बारे में पढ़ लीजिएगा, किस तरीके से डिजिटल सेंसस है करवा रहे हैं, कास्ट इन्यूमरेशन के बारे में, हाउस लिस्टिंग के बारे में और पॉपुलेशन इन्यूमरेशन के बारे में भी। Moving forward to the second current affair, that is World Employment and Social Outlook WESO Report 2026। तो देखिए वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक की 2026 की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसको हम वीसो भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज करी गई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ILO। ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज प्रोजेक्टेड टू रिमेन एट 4.9% इन 2026। तो जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूं, ध्यान दीजिएगा, ग्लोबली पूरे दुनिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2026 के अकॉर्डिंग आया है वो है 4.9। नियरली 300 मिलियन वर्कर्स लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी ग्लोबली। ग्लोबली अगर हम बात करें तो 300 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं, है ना। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज टू राइज स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ते ही जा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज में स्पेशली। और यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड नीड पॉपुलेशन रिमेन हाई। और जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है और नीड पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही जा रही है। वुमेन अकाउंट फॉर ओनली 40% ऑफ ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट, और वुमेन सिर्फ 40% ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट में काउंट करती हैं। चलिए इस पूरे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को समझ लेते हैं। ILO विच इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के बारे में, और नीट, जेंडर गैप, डिसेंट वर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और थर्ड टॉपिक की तरफ रुख करते हैं। जी, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026। तो एक रिपोर्ट से निकले दूसरी रिपोर्ट में आ चुके हैं हम, विच इज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026। तो ये रिलीज कौन करते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करते हैं, WEF। और जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन इज आइडेंटिफाइड एज द टॉप ग्लोबल रिस्क। अब इसमें जो जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन है इसको आइडेंटिफाई किया गया है टॉप ग्लोबल रिस्क की तरह। ये स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू करती है टू थ्रेटन ग्लोबल स्टेबिलिटी। जो स्टेट बेस्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट है वो ग्लोबल स्टेबिलिटी को थ्रेटन करते जा रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर रिमेन्स अ मेजर लॉन्ग टर्म ग्लोबल रिस्क। जो एक्सट्रीम वेदर है वो लॉन्ग टर्म ग्लोबल रिस्क बनता जा रहा है। तो देखिए आपको मैं बेसिकली समझाना चाहती हूँ कि इस रिपोर्ट में क्या क्या सामने आता है। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में सिर्फ ये नहीं है कि आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया जा रहा है, आपको कैसे इन्वायरमेंट हमारा दिन पर दिन खराब होता जा रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। इसमें ये भी बताया जा रहा है कि क्या रिस्क हैं,
जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, जैसे वॉर्स चल रहे हैं। अब वॉर्स के चलते इतना पोल्यूशन होता है। आप सोचिए कि हम जब दिवाली में छोटे मोटे फायर क्रैकर्स बर्न करते हैं तो कितना पोल्यूशन होता है। इतना पोल्यूशन होता है कि दिल्ली में फायर क्रैकर्स को बैन करना पड़ा। लेकिन आप सोचिए कि इतने बड़े मास लेवल पर जब ये मिसाइल्स, बॉम्ब्स, ये सब फटते होंगे तो कितना पोल्यूशन क्रिएट करते होंगे, है ना। हम बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटी की, ह्यूमन लाइफ्स की, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम हमेशा वॉर्स के टाइम में बात करना भूल जाते हैं, वो ये है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिससे सिर्फ उस जगह के लोगों को नहीं दिक्कतें आ रही हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को दिक्कतें आ रही हैं और क्लाइमेट हमारा चेंज हो रहा है। ये सब इस रिपोर्ट में आता है। सिर्फ वॉर्स ही नहीं, इसमें और भी इस रिपोर्ट पे बहुत सारे चीजें दी गई हैं। चलिए बात करते हैं उनके बारे में। मिस इन्फॉर्मेशन एंड एआई ड्रिवन डीप फेक्स पोज सीरियस सोसाइटल थ्रेट्स। इसमें यह भी बोला गया है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन और एआई ड्रिवन डीप फेक हैं वो भी एक सोसाइटल थ्रेट बना रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी इज द बिगेस्ट आइडेंटिफाइड रिस्क फॉर इंडिया। जो साइबर सिक्योरिटी है वो सबसे बड़ा रिस्क बन चुका है इंडिया के लिए। तो ये सारे जो रिस्क हैं दुनिया में चल रहे हैं, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, वॉर्स, एआई, साइबर सिक्योरिटी, डीप फेक्स, ये सारे ही रिस्क के बारे में इसमें बात हुई है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड समझ लेते हैं। WEF विच इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन, साइबर सिक्योरिटी, एक्सट्रीम वेदर और एआई डीप फेक्स। मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द फोर्थ करंट अफेयर, दैट इज पंखुड़ी पोर्टल। अभी पंखुड़ी पोर्टल क्या है? पंखुड़ी पोर्टल एक डिजिटल पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। इट फैसिलिटेट्स CSR एंड पार्टनरशिप बेस्ड इनिशिएटिव्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये वुमेन और चिल्ड्रन के लिए CSR और पार्टनरशिप बेस्ड इनिशिएटिव्स को फैसिलिटेट करता है, करवाता है। CSR क्या होता है? तो देखिए, CSR हर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी इंसान की, उसको CSR कहते हैं, जिसके अंडर हम उन लोगों को हेल्प करते हैं जो शायद हम उन लोगों को हेल्प करते हैं जो उतने ज़्यादा अपने लाइफ में वेल्दी नहीं होते। मेड वेल्दी इन द सेंस कि एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली, तो जो लोग थोड़े नीचे होते हैं, डाउन ट्रोडन होते हैं, उनको हेल्प करते हैं CSR के अंदर, ठीक है। It acts as a single window platform connecting NGOs, corporates, NRIs and government agencies। तो ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म बन चुका है किस सबको कनेक्ट करने का? NGOs को भी, कॉर्पोरेट्स को भी, NRIs को भी, गवर्नमेंट एजेंसीज को भी। तो देखिए, NGOs के द्वारा कॉर्पोरेट्स जो CSR करती हैं, बहुत सारी कॉर्पोरेट्स होती हैं जिनका एक CSR विंग होता है और जो CSR करते हैं। NRIs भी CSR करते हैं। तो ये NGOs को कनेक्ट करता है लोगों के थ्रू। तो सब लोग एक ही पोर्टल में है, ठीक है। फोकस एरियाज इसके हैं न्यूट्रिशन, हेल्थ, ECCE, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो न्यूट्रिशन, हेल्थ, चाइल्ड प्रोटेक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब के बारे में इनके सारे फोकस एरियाज हैं। ये सपोर्ट करता है मिशन पोषण को 2.0, मिशन वात्सल्य को और मिशन शक्ति को भी, ठीक है। द पोर्टल इंप्रूव्स ट्रांसपेरेंसी एंड सर्विस डिलीवरी। ये पोर्टल ट्रांसपेरेंसी और सर्विस डिलीवरी को भी इंप्रूव करता है। और चलिए इसके कीवर्ड समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट। MOWCD क्या है इसका मतलब? बताइए। इसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। CSR पोर्टल, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म, पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति। अब आपके लिए एक सवाल, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मिशन शक्ति भी लॉन्च हुआ है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कब हुआ है मिशन शक्ति लॉन्च इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ टॉपिक which is एक्सरसाइज सांझा शक्ति। तो एक्सरसाइज सांझा शक्ति एक मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज है, कंडक्ट करी गई है इंडियन आर्मी के द्वारा। अब देखिए, आपने बहुत सारी एक्सरसाइजेस देखी होंगी जो एक देश की मिलिट्री और दूसरे देश की मिलिट्री कंबाइन करके करती हैं, लेकिन ये उससे काफ़ी अलग है। इसमें मिलिट्री और सिविल फ्यूजन किया गया है, मतलब सिविल लोगों को के साथ फ्यूजन करके ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जो डिजास्टर्स है या फिर वॉर लाइक सिचुएशन या फिर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उसमें सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, लोग भी हेल्प कर पाएं, एड कर पाएं अपनी मिलिट्री को। तो चलिए देखते हैं क्या कराया गया इसके अंदर।
It was organized under the Southern Command at the Digi Hills Range. ये Digi Hills Range में Southern Command के अंडर ऑर्गेनाइज कराई गई थी. ये एक्सरसाइज इन्वॉल्व द आर्मी एंड 16 सिविलियन एजेंसीज. 16 सिविलियन एजेंसीज को भी इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व किया गया था आर्मी के साथ. इट फोकस्ड ऑन डिजास्टर रिस्पॉन्स. अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो कैसे टैकल करना है, दोनों को ही, मिलिट्री आर्मी को भी और साथ ही सिविलियंस को भी. इंटरनल सिक्योरिटी और इमरजेंसी सिचुएशंस, जैसा कि मैंने आपको बताया. एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन रियर एरिया सिक्योरिटी एंड कोऑर्डिनेशन में और रियर एरिया सिक्योरिटी में एम्फेसाइज किया गया. और ये एक्सरसाइज हाईलाइट करती है जॉइंट प्लानिंग बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री अथॉरिटीज. सिविल और मिलिट्री अथॉरिटीज के बीच में जॉइंट प्लानिंग को ये हाईलाइट करती है. चलिए इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड समझ लेते हैं. मिलिट्री सिविल फ्यूजन, Southern Command, rear area security, disaster response and internal security. Moving forward, let's move on to the last topic for today, which is PSLV C-62 mission. तो ये बड़ी ही डिसअपॉइंटिंग, बड़ी ही सैड न्यूज़ है इंडिया के लिए कि इंडिया PSLV C-62 मिशन में दूसरी बार फेल हो गया है. एंड PSLV C-62 was ISRO's first launch of the year. इसरो का 2026 का पहला लॉन्च था PSLV C-62. The mission aimed to launch EOS N1 along with 15 co-passenger satellites. तो ये सब लॉन्च करना का इसका एम था. EOS N1 is an Earth observation satellite for environmental monitoring and disaster management. तो ये जो EOS N1 सैटेलाइट है ये अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए है, एनवायरमेंट मॉनिटरिंग के लिए और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए. और ये जो मिशन था वो 64th फ्लाइट था किसका, PSLV रॉकेट का. और इट वाज कंडक्टेड बाय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा कंडक्ट किया गया था. द मिशन फेल्ड टू प्लेस द सैटेलाइट्स इनटू द इंटेंडेड ऑर्बिट. तो जिस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट को प्लेस करना था उस ऑर्बिट में सैटेलाइट प्लेस नहीं कर पाया. मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि 4 फेजेस होते हैं इसके. ठीक है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के. तो फेज 1 और फेज 2 बड़े इजीली PSLV ने कर दिया, लेकिन फेज 3 में आकर यहाँ पर ये वो सैटेलाइट को लॉन्च नहीं कर पाया. और दूसरी बार ऐसा हुआ है कि PSLV फेज 3 में फेल हुआ है. और इंडिया के लिए क्यों ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि PSLV इसरो का एक बहुत ही ज़्यादा केपेबल मिसाइल लॉन्चर है. प्लस सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, और भी कंट्रीज़ के अगर मिसाइल्स लॉन्च करने होते हैं तो और भी कंट्रीज़ पे करती हैं इंडिया को उस मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए PSLV के थ्रू. दैट इज़ वाई इट इज़ अ सैड एंड डिसअपॉइंटिंग न्यूज़. पर लेकिन जब भी फेलियर्स आते हैं उसके बाद सक्सेस ज़रूर मिलती है. तो लेट्स नॉट बी डिसअपॉइंटेड, लेट्स ट्रस्ट इन इसरो एंड देखते हैं कि आगे क्या होता है. और इस पूरे टॉपिक के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं इसरो, PSLV, EOS N1, अर्थ ऑब्जर्वेशन, NSIL एंड लॉन्च फेलियर. ऑलराइट, सो ये थे पूरे हफ्ते के current affairs and that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye, take care.